बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, आज बांग्लादेश इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे, वहाँ पर क्या टर्न आउट रहा है और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ओवरऑल इलेक्शन का क्या सिचुएशन रही है, क्योंकि बांग्लादेश की जो तारीख़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस वक्त जो तारीख़ी मोड़ पर बांग्लादेश खड़ा हुआ है, जब मुल्क के कौमी इंतखाबात के साथ साथ अवामी रेफरेंडम भी इस वक्त हो रहा है और हालिया तारीख जो है मुसलसल सियासी हलचल इसमें हमें नज़र आ रही है। तब्दीलियों के बाद ये दिन, आज का दिन जमहूरी इस्तेहकाम की आजमाइश बन चुका है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कांटे का मुकाबला दो जमातों में देखने में मिल रहा है। इंतखाबी मैदान में 51 सियासी जमातें जो हैं वो 2034 से ज़ायद उम्मीदवार और मुख्तलिफ नशस्तों पर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी और नौजवानों की सिटीज़न नेशनल पार्टी जो कि उभर कर सामने आई थी, ये सब इनके उम्मीदवार मैदान में हैं और कुछ आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें ख़वातीन के किरदार की, तो बांग्लादेश की जो तारीख़ है उसमें ख़वातीन का बड़ा अच्छा किरदार रहा है, अच्छा या बुरा, लेकिन बहरहाल ख़वातीन का एक किरदार रहा है और दो ख़वातीन के गिर्द कई दिहाइयों तक, कई सालों तक इनकी सियासत जो है वो घूमती रही। ओवरऑल हम इस पर बात करेंगे और आज होने वाले इलेक्शन पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शराजी साहिबा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ठीक है आप। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब भी मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे साथ सादिया अरमान जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं बांग्लादेश से, वो भी हमें ज्वाइन करी हैं। सादिया साहबा, वेलकम करेंगे आपको शो में। और साथ साथ ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ जो कि मौजूद है बांग्लादेश में, जावेद सुमरो, उनसे भी ज़रा सूरत हाल जानेंगे। जावेद, आपको भी वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले जावेद, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, सुबह 7:30 बजे शुरू हुए और शाम 4:30 बजे तक बिला तातुल ये इलेक्शन जारी रहे। ओवरऑल बताएं, सारा दिन क्या होता रहा, क्या टर्न आउट है? देखिए ना, अभी तक की जो सूरत हाल है, जैसे हमने सुबह से सारे इलेक्शंस के अमल को मुकम्मल तौर पर कवर किया, जिसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक साहब हैं, उनके वोट पोल करने से लेकर जमात इस्लामी के सरबराह को वोट पोल करने तक हमने वो तमाम से तमाम जो अमल है हमने यहाँ पे देखा है। और सूरत हाल कुछ इस तरह रही सुबह से लेकर, तो हमने जब देखा सबसे पहले जिस पोलिंग स्टेशन पे हम पहुंचे, तो हमने वहां देखा कि एक नए जोश, जज्बे और बलबले के साथ लोग जो है वोट देने खुद पहुंच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि जो उम्मीदवार होता है किसी भी हल्के का, वो ट्रांसपोर्ट भी अपने हल्के के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे अरेंज करता है ताकि वोटर को घर से लाया जा सके, उसको मोटिवेट कर दिया जा सके, जी चले आप हमारे पाकिस्तान में जो है पोलिंग स्टेशन पर चलकर वोट दें। लेकिन लोग वहां पे फिर भी अपनी मर्जी से अपने टाइम को देख के आते। लेकिन हमने यहाँ सुबह से लेकर 4:30 बजे तक यही एक चीज थी कि लाइनें भी लगी हुई थी, लोग आ रहे थे, फौरी तौर पर वोट डाल के जा भी रहे थे। और इसी तरह से देखे पूरे ढाका के अंदर जिन जिन इलाकों में हम गए, उसमें अगर हम यहाँ का पोश एरिया है, गुलशन 1, गुलशन 2 और दीगर एरिया, यहाँ भी हम गए। आसमा मैडम, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जो बांग्लादेश के इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान के हक में और इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जा रहा है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त तक तो अवामी लीग अब इलेक्शन की दौड़ से निकल चुकी है, उस पर पाबंदी लग चुकी है। अब जो पार्टियां हैं उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि खालिदा ज़िया साहिबा की, उनके साहबजादे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर जमात इस्लामी है, उनके साथ 11 जमातें हैं जो कि उनके साथ मिलकर इत्तेहाद में हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी पार्टी आएगी वो इस वक्त इंडिया मुखालिफ ही है, वो पाकिस्तान के हक में हो या ना हो, लेकिन वो इंडिया मुखालिफ वहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा है। और उसकी वजह है कि एक पूरी तारीख है जिसमें कि इंडिया मैनिपुलेट करता रहा है सिचुएशन को, और वो सारा। और फिर ये सिर्फ आज इंतखाब नहीं है, ये एक बहुत अहम आइनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी है। और ये रेफरेंडम की कुछ चीज़ों के ऊपर है जो कि आइनी इस्लाहात पार्लियामेंट लेके आएगी 71 के, जो उनके बाद उनका जो आइन बना उसकी तब्दीली के लिए इसको इख्तियार मिलेगा इस पार्लियामान को। फिर ये कि रियासत का मजहब के साथ ताल्लुक, वो भी इसका फैसला करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप बांग्लादेश के हवाले से देखें। और हैविंग सेड दैट कि जमात इस्लामी वहाँ की इतनी बड़ी, बाय द वे उनका भी तराजू निशान है, यहाँ पे भी तराजू है, तो वो भी इसके अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये रेफरेंडम जो है ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं भी इमरान साहब उसके ऊपर ज़्यादा नहीं डाल सकें, कि ये जो मज़हब जो होगा या सेकुलर स्टेट होगी, इसका फैसला भी जो है वो नौ मुंतखब
आइनसाज असेंबली करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव कर सकती है और लोग उसके लिए वोट दे रहे हैं। अभी आप देखें कि 44% से ज्यादा का टर्न आउट रहा है, जो कि 24 के इलेक्शन में 20 अराउंड 50 बताया जा रहा है। हाँ। जी 50 के करीब है ये, लेकिन जो उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन है और उसमें जो जैन जी की पार्टिसिपेशन 44% बताया जा रहा है एज ब्रैकेट जो नौजवानों के बांग्लादेशी और एक वोटर्स। नए बांग्लादेश की बुनियाद हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर रखी जाएगी आज के इंतखाब के ऊपर। हमने नया पाकिस्तान तो सुना था, अब नया बांग्लादेश नया बांग्लादेश, और ये सही वाला बांग्लादेश इसलिए कि वहाँ पे इंतखाबात अवाम की पार्टिसिपेशन के साथ हो रहे हैं, वहाँ पे वहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो फैसला डेमोक्रेसी एग्जैक्टली। और नौजवानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो देख रही थी कि जो हमारे यहाँ भी चूंकि नौजवान वोटर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन जो बांग्लादेश का नौजवान है जिन्होंने ये पूरा जो जेनजी मूवमेंट हुई और उसके बाद से ये पहला मुल्क है जो इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे मूवमेंट्स हुई, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन पहली बार हुआ है। इसके बाद अगले महीने नेपाल के अंदर होगा, लेकिन वहां पे भी जेनजी की वो थी सूरत हाल। लेकिन श्रीलंका की आप देख ले मिसाल, वहां पे ये सिचुएशन नहीं है। लोगों के अंदर जमहूरियत है, लोगों के अंदर पार्टिसिपेशन है, लोगों के अंदर अक्सरियती राय के साथ खड़े होने की गुंजाइश है। और आप ये देखें कि जो एजेंडा है इस इलेक्शन का वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मुख्तलिफ है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है या जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो तारिक रहमान साहब की, वो इसमें आते हैं। कांटे का मुकाबला है बहरहाल। अभी तक जो सर्वे सामने आया है वो बताया जा रहा है कि एक जमात जो है वो 44% के साथ सर्वे बता रहा है और एक 43.9% के साथ, तो बड़ा कांटे का मुकाबला लग रहा है। इमरान साहब, आप ओवरऑल किस तरह से एनालाइज करेंगे इस पूरे इलेक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को बांग्लादेश के? मेरे ख्याल है जी 2008 के बाद ये पहली दफ़ा कह रहे हैं कि फेयर जनरल इलेक्शन होगा। हाँ। और ये कह रहे थे कि जी इसमें वायलेंस का चांस है, अगर हुई है तो रिपोर्ट नहीं हुई, देयर हैज़ बीन नो वायलेंस। अभी तक तो पूरा मन रहा है। हाँ जी, जनरल कंसेंसस ये है कि फेयर है, कोई मैस इरेगुलरिटीज़ नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह आसमा साहिबा ने बताया कि ये जुलाई चार्टर जो इनका था इन्हीं इस्लाहात का, उस पे रेफरेंडम है। और आप ये नोवेल्टी देखें बांग्लादेश की कि वो एक ओकेजन को यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन की, एक बैलेट बॉक्स पे लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, दूसरे बैलेट बॉक्स पे है कि क्या आप आईनी तरमीम के हक में बात करते हैं या नहीं। इट्स अ मॉडल इवन फॉर अस, इवन फॉर इंडिया, कि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ पे वोट लेना हो जो इनडायरेक्ट ना आप चाहते हो, आवाम के पास जाना चाहते हो, तो आप इलेक्शन के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ सादिया अरमान साहिबा भी बांग्लादेश से मौजूद हैं। सादिया साहिबा, मैं चाहूँगी कुछ जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जेन जी क्या सोचती है, थोड़ी सी आप अगर हमें बता सकें हमारे ऑडियंस के लिए, क्या थॉट प्रोसेस है जेन जी का और ओवरऑल बांग्लादेश के अवाम का, वो किस तरह की तब्दीली चाहते हैं? वेल एक्चुअली जो है हमने बहुत सालों से देखा कि ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही पावर जो है रोटेट करता है। यहाँ पे ऐसा है कि एज अ लॉयर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एक एज अ प्रोफेशनल बॉडी उनकी जो एक सोच है मतलब उनका जो एक मोमेंटम होना चाहिए, उनकी जो एक मूवमेंट होना चाहिए, वो चीज जो है इज टोटली ओवरवेल्म्ड, हैज ऑलवेज बीन ओवरवेल्म्ड बाय द टू पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त पावर में रहती है, वो उस कोर्ट को उस प्रोफेशनल बॉडी को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, इस तरीके से कि अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के संग यानी कि एफिलिएशन करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको जो है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में भी यू विल बी गेटिंग द पोस्ट and somehow it will also or higher up to the judiciary। और एक ही सिचुएशन दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज की भी है, जैसे हमारे जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, दे आर आल्सो अंडर द ग्रिप ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टी ही पावर में होती है वही जो है कंट्रोल करती है प्रोफेशनल बॉडीज को। तो एज अ लॉयर एंड एज एन एक्टिविस्ट आई हैव सीन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू regroup people into an independent voice।
तो एक्चुअली तो और इसके अलावा हमने इतना ज्यादा करप्शन देखा है कि हमारा पूरा सेंट्रल बैंक ही लुट गया। आई डोंट थिंक आई डोंट नो कि इतने सीरियस करप्शन का पैरेलल कहाँ होता है। और हम मतलब इट वाज जस्ट लूट एवरीवेयर। तो अब जब जेन जी ने मतलब अपनी जानों को कुर्बान करके जब वो एक रेवोल्यूशन लाए हैं, तो शुरू में हमने बहुत कुछ उम्मीद की थी। बट एक्चुअली अगर जैसे वक्त जा रहा है, हम ये चीज फील करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर एक चीज होती है, और ये पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करने के लिए वाकई एक डायनामिक लीडरशिप की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वी हैव नॉट सीन एक्चुअली वी आर वेरी रिलीव्ड आफ्टर हसीना's रूल, क्योंकि उस जमाने में तो हमारे पास किसी किस्म की फ्रीडम ही नहीं थी। हम फेसबुक में एक पोस्ट करने से बहुत डरते थे। नाउ वी आर वेरी रिलीव्ड इन द तो सादिया, पिछले जो इलेक्शंस हुए उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, इस बार के इलेक्शन में आपको क्या क्या मुख्तलिफ नजर आ रहा है? पीपल आर वेरी होपफुल। लोग जो है बहुत ज्यादा उम्मीदवार है, और लोग जो है मतलब अपना यो करके अपना फाइनेंशियल सेक्रीफाइस करके लेबरर्स जो हैं अपने मुल्क में जा रहे हैं, अपने काम का सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। पीपल आर फुल ऑफ होप, दे वांट चेंज। हाउएवर आई मस्ट से दैट दे वांट चेंज, बट जो जेनजी की जो पार्टी है, इट्स अ स्मॉल पार्टी, इट्स कॉल्ड एनसीपी। तो इसके अलावा जो वो हमारे पास अब ओल्ड पार्टीज ही तो हैं, और उनका कल्चर तो इतनी जल्दी बदल जाएगा ये कोई भी नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ जावेद सुमरो भी दोबारा आ चुके हैं। जावेद, आज सही तरह से सुन पा रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के इलेक्शंस भी कितने कवर किए हैं और देखे हैं, आपको पाकिस्तान से कि क्या वहाँ पर डिफरेंट लग रहा है? ज़ाहिर है उसकी जो गहमा गहमी होती है, जो जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा होता है, जिस तरह से लेकर चला जा रहा होता है, जो ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही होती है, क्या डिफरेंस आपको लगा? अनम, देखिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलेक्शंस को हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 19-20 का फर्क होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। यहाँ बांग्लादेश में भी जैसे पाकिस्तान में होता है, अपने अपने हलकों के अंदर उम्मीदवारों के जो सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों में हैं, और इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी है जो जेनजी की पार्टी है। तो यहाँ भी तमाम लोगों ने उम्मीदवारों ने अपना अपना होमवर्क करके अपने अपने हलकों के अंदर इस तरह से मुहिम चलाई कि आज हमें कम से कम ये जरूर देखना पड़ा कि पूरा दिन इलेक्शन का अमल जो है बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। छोटे मोटे लड़ाइयाँ आपस में इंडिविजुअल की जरूर हुई हैं, मुख्तलिफ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन के पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, वहां पर हुई है। लेकिन ऐसा कोई बड़ी लड़ाई जिसे कही जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए, वो ऐसा नहीं हुआ। बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के अंदर अगस्त 2025 के बाद जो सिचुएशन थी, उसके बाद जो पहले इलेक्शंस हैं, बड़े पुरअमन तरीके से हुए। आज सुबह दिन 12 बजे जब हमने यहाँ के मुकामी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश है उनके लोगों से जाहिर है हम उनसे कांटेक्ट में थे, तो उनसे पूछा कि अभी तक की क्या सूरत हाल है, कि कितना जो टर्न आउट है अभी तक। तो दिन 12 बजे तक जो हमें बताया गया था तकरीबन 33% जो टर्न आउट है। और जब अभी 4:30 बजे यहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक जब पोलिंग स्टेशन से अब पोलिंग का अमल बंद हुआ है और अभी तक काउंटिंग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जारी है, तो वहां पे अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 50 to 65% जो है टर्न आउट वोटर्स का पूरे बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। अलबत्ता बात रही सियासत की, तो सियासत में जो ये तीनों जमातें हैं उसमें नो डाउट पुरानी जमातों का अपना एक हम जैसे आम जबान में कहें तो मुआशरे के अंदर कल के जो इत्तेहादी थे, जो जमातें कल की इत्तेहादी थी, वो आज एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हुई हैं। अगर हम बीएनपी और मैडम जमात इस्लामी की बात कर लें तो कल तक वो इत्तेहादी रहे हैं और ज़ाहिर है इस इलेक्शन के लिए लड़ा। आपको क्या लग रहा है कि इनमें से जो भी जमात जीतती है वो किस तरह से मुल्क को आगे लेकर चलेगी? जो जेनजी मूवमेंट है और जिस तरह से उनकी यूथ चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए ये दोनों जमातें आपको इस वक्त रेडी लग रही हैं? मेरा ख्याल है कि जो इमरान साहब ने कहा कि इस इलेक्शन की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर एक
एक एजेंडा भी साथ दे दिया गया है और जो भी गवर्नमेंट मुंतखब होके आएगी उसको उस एजेंडे को पूरा करना है। उसमें जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उसमें जो आवाम की भलाई से मुतालिक जो भी चार्टर जुलाई का है उसके ऊपर अमल दरामद उनको करना है। और साथ ही साथ जो एक पूरा स्ट्रक्चर जो सिस्टम है पूरे मुल्क का उसको बदलने की इसके अंदर बात हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर लोग इसके अंदर रेफरेंडम में ये फॉर एग्जांपल दे देते हैं कि इसको एक सेकुलर स्टेट होना है और इसके हक में ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो बांग्लादेश जो है वो मज़हब से रियासत अपने आप को अलग करेगी। यही वो पॉइंट है जिसपे जमात इस्लामी का और ज़ाहिर है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसका एक डिवीज़न उस पर पता चलेगी। और इसी तरह से जो नौजवान हैं जो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनके लिए जो रिफॉर्म्स जो कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी उनको अमल दरामद करना होगा उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो गवर्नमेंट आएगी। तो ये कोई ईजी टास्क नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक हमेशा से उनके यहाँ एक जमहूरियत पसंदी रही है और उनके अंदर हमेशा से एक अपनी जो शख्सियत और अपनी जो इनफरादियत है बांग्लादेश की या बंगाल की वो उसको ओन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से अलहदगी में बहुत सारी वजूहात थी जो उनका जो तशख़्ख़ुस था उसकी वजह से भी ये सानिया हुआ था। तो मेरा ख्याल है वो उसको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। और जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इन 2 सालों के अंदर इकोनॉमी के हवाले से और लीडरशिप के हवाले से फैसले किए हैं और सब लोगों को साथ लेके गए हैं। ये याद रहे जो 2008 के इलेक्शन की बात कर रहे थे, मुझे याद है इमरान साहब कि 2008 के अंदर फ़ौज ने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया था और उन्होंने एक बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो हम अक्सर सुनते थे कि एक मॉडल गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें कि चीफ जस्टिस को भी आजमा लिया, उससे पहले फ़ौज भी उनके यहाँ रही तो उन्होंने उनको आजमा लिया उन 2 सालों के या जितने भी साल थे। और उसके अंदर फिर उन्होंने ये शेख हसीना वाजिद साहिबा आई और अभी आप सुन रहे थे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपसे बात करी है, तज्जियाकार बात करी है कि इस कदर वहां पे पाबंदियां लगा दी गई, इतनी आवाज़ों को बंद किया गया, को भी लोग भूल गए, डिक्टेटर को भी लोग भूल गए कि जो वहां पे सूरत। और यही हुआ कि लोगों ने फिर उसको रिएक्ट किया और लोगों ने फिर जो नौजवान लावा जो भरा हुआ था वो उबल कर फिर बाहर आया और शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ा मुल्क से। अच्छा, ये जो 2 जमातें हैं जिनकी अब कोलेशन है जैसे नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि यूथ की जमात है, अब उन्होंने इल्हाक किया जमात इस्लामी के साथ। इस इल्हाक को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है ये बिल्कुल 2 ऑपोजिट डायरेक्शन के लोग हैं, जेनजी की सोच अलग है और जमात इस्लामी ज़ाहिर है इस्लामी नज़रियात के साथ चलने वाली जमात है, आपको लगता है कि ये एक आगे तक चल पाएंगी दोनों जमातें एक साथ? असल में जी जो जेनजी थी जब उसने सियासी जमात बनाने का वक्त आया तो उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। आपको पता है स्ट्रक्चर्स चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो फिर उन्होंने जमात इस्लामी के साथ अलायंस की। उसकी एक वजह यह है कि ये जो मूवमेंट थी ना हसीना के ख़िलाफ़, इसमें प्रो इस्लामिक एलिमेंट्स भी बहुत हैं। तो जेनजी ये वाली जेनजी जो है ये टोटली सेक्युलर या वो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो इनका था कि शेख हसीना के वक्त में प्रो इंडिया भी हो गए, इस्लामिस्ट पार्टीज़ को फांसियां लगाई गई, 80 ईयर ओल्ड लोगों को, बाकी तो इस मूवमेंट के अंदर एक प्रो इस्लामिक टेंज भी है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये देखा कि हम जमात इस्लामी को स्ट्रेंथन कर लें तो शायद हमारी ज़्यादा वॉइस हो। BNP एक इस्टेब्लिश पार्टी है, इस्टेब्लिश वो भी राइट टिल्टिंग है, वो भी ट्रेडिशनली तो इस्लाम का कोई ना कोई टेंटेटिव कोई ना कोई उस पर टिल्ट होगा जो भी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, वैसे इत्तेहाद तो नहीं है लेकिन सीट एडजस्टमेंट कई जगहों पर की है बांग्लादेश की जो यूथ की नेशनल सिटीजन पार्टी है उसने, और फिर ज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट है, इसके अलावा कई आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। सादिया अरमान साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी। ये जो जेनजी मूवमेंट है उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, फिर जमात इस्लामी के साथ जाकर वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आम लोगों में क्या तासुर या क्या राय है या इस चीज़ को कितना एक्सेप्टेंस मिली है? एक्चुअली जेनजी का जो थॉट प्रोसेस है वो मेरी जो जनरेशन है उससे भी बहुत डिफरेंट है। बिकॉज मैंने देखा है कि हमारे जनरेशन के लोग जो हैं दे डोंट रियली अंडरस्टैंड जेनजी दैट वेल, और हमसे जो पहले की जनरेशन है वो तो एकदम ही नहीं। तो हमने जब देखा कि वो जमात के संग अलायंस कर रहे हैं तो हम लोग जो है हम लोगों में एक ऑफ कोर्स
एक मनफी एक रिएक्शन हुआ, एक मायूसी we did not कहीं ना take कहीं it हुई। well. Yes, we did not take it well. और मैं आपको ये एक एग्जांपल दूं कि हमने पढ़ा, न्यूज में पढ़ा कि एक मतलब किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के जमात के अमीर हैं, वो ये कहते हैं कि औरतों को हमेशा अपने महरम के संग बाहर जाना चाहिए, महरम के बगैर नहीं। यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि औरतें प्रोफेशनल नहीं हो सकती हैं, दे कैन बी, बट पर्दे के अंदर, और वो जाए अपने घर से बाहर तो महरम के अपने अपने महरम के साथ। तो अब सोच लिए इस जमाने में 2026 में जो पार्टी इस किस्म के ख्यालात को ओन करे, उसको बांग्लादेश की मेजॉरिटी औरतें किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगी? कैन यू इवन इमेजिन? मतलब वो हमारे ख्यालात से एकदम इन स्टेप नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ उनके है। ख्यालात किसी और जमाने के हैं। और यही तो एनसीपी के साथ, तो हमारे साथ जब उनका इतना फास्ट, अच्छा मैं आपको एक ये न्यूज बताऊं, सॉरी, कि हमारे यहाँ से प्रोग्रेसिव विमेन ने परसों, मुझे भी उन्होंने कहा था, आई कुड नॉट गो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन को एक स्टेटमेंट दिया डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द जमात अमीर on the ground that they have made many misogynist statements against women. तो इस उन्होंने कुछ उनके जो है स्टेटमेंट्स मिसोजिनिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसमें जो है स्पेशली लेबरिंग क्लासेस की जो लीडरशिप है, और वहाँ पे उनकी बहुत सारे कई ग्रुप्स जो है, उन्होंने एक फोरम बनाया और ये स्टेटमेंट दिया। So actually you can understand that women, हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, they have always been at a variance with the ideology of Jamaat. In fact, मुझसे एक रिक्शा वाला उस दिन कह रहा था, मैं I was in a rickshaw, and the रिक्शा वाला मुझसे कह रहा था कि मैडम, अगर जमात पावर में आई तो आप जिस तरीके से घूम फिर रही हैं, आपने जो ड्रेस पहन रखा है, आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगी, और बांग्लादेश की औरतें तो जमात को वोट नहीं देंगी। ये रिक्शा वाला मुझसे कह रहा है। अच्छा, तो यानी आसमा जी, अभी ये जो बात करी थी सादिया, ये एक कंसर्न ज़रूर है बांग्लादेश की ख़वातीन को और शायद यूथ को भी। तो फिर जेन जी की जो पार्टी है वो जाकर इनके साथ बैठने, उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? या तो उनके पास इतने कैंडिडेट नहीं है जो पूरे मुल्क में वो इलेक्शन लड़ सकें, या आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? देखिए, पूरा एक मंजरनामा है, उसमें ये जो जेन जी है, ये यूथ है, ये एक एलिमेंट है। जो बाकी 99% एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें अभी भी ये बहस चल रही है कि हमने ये जो इस्लामिस्ट एंड नॉन इस्लामिस्ट वाली बात है, और ख़वातीन का बाय द वे एक बड़ा नंबर है वहाँ पे वोटर्स का, कम नंबर नहीं है। अगर ये डिसाइसिव होता है तो, जो कि ये बता रही हैं सादिया कि भाई आप तो हिजाब के बगैर जा नहीं सकेंगी, या आपको काम करने की इजाज़त नहीं होगी वहाँ पे, ये जो भी उनका एक फ़िलॉसफी है, तो आप देखिए कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनके इंतखाबात के हवाले से। बेसिकली बांग्लादेश हमेशा से एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी रही है, जिसमें म्यूज़िक हो या आर्ट कल्चर हो या ख़वातीन का किरदार हो, वो बहुत, और हमेशा एक भरपूर पाकिस्तान बनने में भी आप देखें कि औरतों का और बंगाल की औरतों का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से आप देखें कि बाकी भी, तो ये एक डिसाइसिव रोल होगा ख़वातीन के उसके हवाले से। और ये बड़ा ज़बरदस्त एंगल है कि अगर ख़वातीन समझती हैं कि जमात के आने से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, तो फिर जाहिर है कि उनको फिर निकल के वोट भी करना है। और अगर ये 50 to 60% वोटर इस वक्त टर्न आउट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डिसाइसिव वोट औरतों का ही वोट होगा। अगर किसी नेशनलिस्ट पार्टी या कोई और पार्टी बनती है, जो भी पार्टी, फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो ख़वातीन की है वो जमात इस्लामी को वोट सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं करेगी, अगर वो जमात इस्लामी के खिलाफ कहीं ख़वातीन कम अज़ कम जो है वो डिसाइसिव हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि वही बात जो कि हमदर्दी का एलिमेंट है जमात के लिए कि फांसियाँ हुई हैं या जो भी है, वो तो एक अलग है, मगर ख़वातीन का वोट जो है वो काफ़ी मैटर करता है। कई मर्द भी बड़े प्रोग्रेसिव हैं या सेकुलर हैं, हो सकता है वो भी इसी सोच के साथ उनको फिर वोट ना दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा मैडम हमारे साथ मौजूद थी, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे अगले आधे घंटे में भी। इसके साथ साथ सादिया अरमान साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और जावेद सुमरो, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, अभी हमें जाना है एक ब्रेक, से वापस आएंगे तो कुछ मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बांग्लादेश इलेक्शन के हवाले से खुसूसी हमारी ये ट्रांसमिशन है सिचुएशन रूम के नाम से, जो कि जारी है। और बांग्लादेश में इनकलाब आया और उसके बाद अब इंतखाब तक का सफ़र कैसा रहा और इस इंतखाब में किसका राज होगा, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी जो है वो पीछे है, ये तो वक्त फैसला करेगा, क्योंकि पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर जो लोग अंदर हैं पोलिंग स्टेशन के, वो अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारा जो पैनल है, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। इमरान अली साहब हमारे साथ, साबिक सफ़ीर, वो मौजूद ही हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने, मोना आलम साहिबा जो कि सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा माहिद इमरान साहब आपसे कुछ देर के बाद बांग्लादेश से सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ। बांग्लादेश में इंतखाबात तब्दीली का अलम लिए, वहाँ पर भी नौजवान सड़कों पर निकले, वहाँ पर इनकलाब आया और अब इंतखाबात का ये जो सफ़र है, कितनी तब्दीली आप एक्सपेक्ट करें इस इंतखाबात के रिजल्ट से? पाकिस्तान में भी एक वक्त में तब्दीली आई थी और अब बांग्लादेश में तब्दीली का वक्त है। यकीनन ये एक नया चैप्टर है बांग्लादेश में। देखें, बांग्लादेश में पिछला इलेक्शन हसीना वाजिद साहब ने कराया था, जिसको इंटरनेशनली किसी ने कबूल नहीं किया था और उसे मोस्ट रिग्ड एंड फैशिस्ट इलेक्शन कहा गया था दुनिया के तमाम ऑब्जर्वर्स में। उन्होंने सारी अपोजिशन की जमातों को उसमें आउट कर दिया था और अकेले ही इलेक्शन लड़के 2/3 ले ली थी और उसके बाद बुनियादी आइन में भी तब्दीलियां कर दी थी। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अवामी लीग नहीं है, उस पर पाबंदी लग चुकी है। पिछले इलेक्शन में बीएनपी और जमात इस्लामी पर पाबंदी लग चुकी थी। तो एक बात तो है कि बांग्लादेश में अब तक जो इलेक्शंस हम देख रहे हैं उनमें तमाम सियासी जमातें मौजूद नहीं होती। कभी एक साइड की सियासी जमातें मौजूद होती हैं, कभी दूसरी साइड की सियासी जमातें मौजूद होती हैं। इस दफ़ा अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उस पर पाबंदी है और उसके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हसीना वाजिद के इंतखाबात की निस्बत इन इंतखाबात की ज़्यादा कबूलियत है आलमी सतह पर और हसीना वाजिद के मुकाबले में इन इलेक्शंस को ज़्यादा बेहतर इलेक्शन करार दिया जा रहा है। बहरहाल जो पोल्स आए हैं उसमें तो बीएनपी के तारिक रहमान साहब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और 300 में से उनकी 160-70 सीटें जो हैं लोग कह रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आराम से ले लेंगे। और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और उसका इत्तेहाद आता नजर आ रहा है और जमात इस्लामी पर हसीना वाजिद के दौर में पाबंदी थी, जैसे आज अवामी लीग पर पाबंदी है, तो जमात इस्लामी भी बहुत अरसे बाद बांग्लादेश की सियासत आप ये कह रहे हैं कि बीएनपी इस पोजीशन में है कि वहां पर गवर्नमेंट बना सके? अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं मुज़म्मिल साहब। जी, मुझे लगता है कि बीएनपी बहुत आसानी से गवर्नमेंट बना लेगी और मुझे तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के अगले वजीर आज़म नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत बना लेंगे और जमात इस्लामी जो है वो रनर्स अप के तौर पर अपनी अपोजिशन का स्लॉट लेगी। कायदे अवान का स्लॉट मुझे जो पोल्स हैं अब तक के वो तो तारिक रहमान, क्योंकि देखें जब वोटर पोल पे जाएगा तो अवामी लीग का वोटर भी जमात इस्लामी को वोट नहीं डालेगा। वो बीएनपी को डालना शायद पसंद कर ले लेकिन जमात इस्लामी को नहीं डालेगा। या वो वोट नहीं डालेगा या वो डालेगा तो जमात इस्लामी को नहीं डालेगा। अच्छा, फिर वहाँ एक कंट्रोवर्सी ये भी हुई कि ख़वातीन के हवाले से जमात इस्लामी ने बयान दिया कि ख़वातीन क़यादत नहीं कर सकती, वो जो रिलीजियस बात है उस पर भी वहाँ पर बांग्लादेश एक काफ़ी लिबरल एक इशू है जिसका। और तारिक रहमान साहब ने कहा कि मैं जो बिलो पावर्टी लेवल ख़वातीन है उनको 2500 टिका, जैसे हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, तारिक रहमान साहब का इंतखाबी मंशूर भी BHP जैसा है कि मैं बिलो पावर्टी लेवल खवातीन को 2500 टका पर मंथ दूंगा। यानी ये जो धचका आप कह रहे हैं कि लग सकता है, या जो अभी तक खबरें सामने आ रही जमात इस्लामी को, वो एक जमात का सेकुलर ना होना और दूसरी जमात की जो जीतने की बड़ी वजह सामने आ सकती है वो सेकुलर होना ही है। हमारे साथ माहिद इमरान साहब ने हमें बांग्लादेश से ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी, उनको भी वेलकम करते हैं। माहिद साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। अभी तक क्या रिजल्ट बता रहे हैं? इलेक्शन तो हो चुका है, पोलिंग हो चुकी है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अवाम की और क्या अभी तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अच्छा, पहले मैं जो कहूंगा कि जी माहिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। है दो चार इंसिडेंट्स हुई है वो आउट ऑफ कंट्रोल में कुछ अहम बात नहीं है। जो इलेक्शन हुई है सक्सेसफुल इलेक्शन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो और इस वक्त जो आवाम के जो एक्सपेक्टेशन है कुछ ज्यादा ही है ये, और इसके साथ ये
कमिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ जो पिछले 1 साल से हुई है सबसे अहम बात है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एस्टैब्लिशिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये इन दोनों चीज के बाद सबसे इससे बड़ा चैलेंज होती है इकोनॉमी को रिकवर करना। जो यहाँ है कि यहाँ महंगाई कुछ ज्यादा बढ़ी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज शट डाउन हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। सो इन चीजों को रीजनरेट करना ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक चीज मैं पिछली जनाब जो कहा वो बहुत अच्छी कहा, मगर एक चीज कहूंगा कि बीएनपी के जो कैडर्स थे उन लोगों के अवामी लीग और अवामी लीग के सपोर्टर्स के ऊपर बहुत सारे टॉर्चर्स या नाइंसाफी की है। इसीलिए एक चीज तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन जीता है। अभी तक हम एज्यूम कर सकता है कि बांग्लादेश में बीएनपी आएगा, उसका आने की पॉसिबिलिटी इस वक्त इवन कल रात के तक 70 की 75%, अब कहूंगा कि 90%, मगर अभी भी 10% पॉसिबिलिटी है कि जमात इस्लामी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को जो स्ट्रेटेजी थे वो बहुत अहम थे, वो यूनिक थे, क्योंकि उन लोगों को इंसाफ के नाम पे लोगों को आवाज गई, उनसे वोट मांगी और उनसे कहा कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। सो इसीलिए जमात इस्लामी की पोजीशन भी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग मूड में ये कभी नहीं थे। सो let's hope for the best, so let's see what happens next, so expecting something good। और एक चीज जो कहूंगा कि पिछली जो गवर्नमेंट ने जो की, मतलब आज से 2 साल पहले वो ऐसे चीज अगर ना करे, सो ये सब लोगों की अच्छी सी लेसन है कि अगर हम बिल्कुल सही है। ठीक है, मोना की तरफ मैं चलती हूँ। मोना, अभी जो भी रिजल्ट आते हैं, अभी ज़ाहिर है इसका फाइनल जो फैसला है वो तो अब नहीं आ सका, आवाम ने क्या फैसला अपना सुनाया है। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में, और फिर ज़ाहिर इंडिया के साथ तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो है बांग्लादेश में ऑलरेडी, क्या इफेक्ट आएगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो भी गवर्नमेंट बनाता है? आई थिंक हमें इस वक्त जाहिर है क्योंकि वी आर नॉट द कंट्री इटसेल्फ, हम एक थर्ड कंट्री और एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर ये इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें हमें भी हतमी बात नहीं करनी चाहिए कि कौन इस वक्त बना लेगा गवर्नमेंट या कौन नहीं बना पाएगा। लेट देम कंटेस्ट इन ऑल फेयर एंड स्क्वायर मीन्स, क्योंकि आपको पता है मतलब हमारे मुल्क में भी अगर इलेक्शन हो रहा हो और किसी दूसरी मुल्क में उसका एनालिसिस चल रहा हो और ये कहते हैं कि नहीं वो तो GPMLN जीतने वाली है, PTI जीतने वाली है, और फिर अगर वही हो जाए या उसके बरक्स हो, तो जो मुखालिफ पार्टी होती है वो अक्सर मतलब एकदम आ जाते हैं कि अच्छा देखें वो तो एक उस नहीं, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि जो भी जीते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में क्या तब्दीली आ सकती है। नहीं, मैं अपनी बात में लेट मी कंप्लीट आई हैव हर्ड यू, मेरी बात सुने। मैंने अपनी बात की है, मैं दूसरी आगे बात कर रही हूँ कि ये जो जमाते इस्लामी है, आई थिंक बिल्कुल अभी तक जो ट्रेंड्स है मे बी ये कि BNP इज ऑफ कोर्स लीडिंग, उनका वोट बैंक ज्यादा है और वो मतलब उनका थोड़ा एक अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से वो लोग आगे दिख रहे हैं। लेकिन जाहिर है जो अभी बात की हमारे फेलो ने जो बांग्लादेश से हमारे साथ थे, आई थिंक ही इज वेरी राइट कि अभी भी मैच एक चल रहा है, राइट, एक कंटेस्ट अभी वो कॉन्टेस्ट है और इट्स हैपनिंग, तो लेट इट मैच्योर कि वो कहाँ जाता है। जमाते इस्लामी के पास जो एज है वो ऑफ कोर्स इस बात का है कि जो वो रिवोल्टिंग स्टूडेंट्स थे और वो जो नौजवान थे जिनकी वजह से वो इनकलाब आया था, वो सारे ही जमाते इस्लामी के पास हैं। और एक और जाहिर है एक और फैक्टर पे, क्योंकि जहां पर BNP को लिबरल होने का एज हासिल है, मुजम्मिल साहब ने बड़ा अच्छा बताया उनके पास क्या क्या एज वाली चीजें हैं और उनकी मतलब जो जिनसे उनको बरतरी मिल रही है अवाम में, वहीं पर जमाते इस्लामी के पास एक ये भी चीज है कि वो इंतखाबी दंगल में ही इटसेल्फ काफी वक्फे बाद उतर रहे हैं। तो आई मीन वो उनका एक वक्फे के बाद इंतखाबी दंगल में उतरना ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मतलब आई मीन वो आपको याद होगा उनके कई लीडरान को फांसी चढ़ाई गई थी शेख हसीना के दौर में, तो एक वो जो सिंपथी फैक्टर होता है वोटर का, वो मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी के साथ होगा। और ये आई थिंक ये एक अहम फैक्टर होगा कि वो क्योंकि एक सिंपथी है, वो वहां पर एक उनके अंदर गमो गुस्सा है। फिर अभी जो रिसेंट इख्तिलाफ आया है, उनके भी जो ताने बाने हैं, उनके भी जो लोग हैं, वो पूरी जो बॉडी है इटसेल्फ वो भी जमात इस्लामी के साथ कोलिशन में है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है एज अ होल, हमें आई थिंक वी शुड लॉर्ड बांग्लादेश एज अ कंट्री। क्यों? उसकी वजह ये 2020 में भी एक इनकलाब आया था हमारे अकब में, यानी कि अफगानिस्तान में, जहां पर एक जो वहां पर रिजीम थी उसको टॉपल करके नए जो केयर टेकर्स थे वो आए थे, तालिबान आए थे, फिर उन्होंने केयर टेकर हुकूमत फॉर्म की थी जैसे कि बांग्लादेश में फॉर्म हुई है एज वी स्पीक।
और उन्होंने भी वादा किया था कि हम इलेक्शन कराएंगे फेयर एंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो भी उसमें जीतेगा उसको हम लोग दे देंगे गवर्नमेंट की बात दौर, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और मतलब अब इतने साल गुजर गए हैं, वही केयर टेकर्स वहां पर मौजूद हैं। बट ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश इज आई थिंक सेटिंग अ वेरी गुड इलेक्टोरल एग्जांपल। उन्होंने जो मिसाल कायम की है वो बहुत हेल्दी है, और हमारे खित्ते के लिए बहुत हेल्दी है कि वहां पर भी इस तरह का इसी तर्ज का एक इनकलाब आया। वहां पर एक शेख हसीना जैसी गवर्नमेंट को उनके जैसे मतलब इतने स्ट्रॉन्ग जो कि फाउंडर्स हैं उनके मुल्क के, उन लोगों को बिल्कुल नजरियाती बुनियादों पे उन्होंने वहां से टॉपल किया और घर भेजा, और फिर उसके बाद वो इंतखाबी अमल करवा रहे हैं। वो इंतखाबी अमल से उस तरह से नजरें नहीं चुरा रहे जैसे कि हमने अफगानिस्तान में देखा। सो आई थिंक मैं तो इसमें बड़ा सेफ एंड स्क्वायर जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स है उनकी, मैं ये एक सिर्फ आईआर पर्सपेक्टिव से ये मेरा हम्बल तज्जिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ओवरऑल अगर हम बात करें खित्ते की, जिस तरह मोना भी अभी बात करी थी, खास तौर पर पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करूंगी, जिस तरह पहले भी वो इंटरवीन करता रहा है बांग्लादेश के मामलात में, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ही ये समझे कि वहीं भारत से ही चलाई जा रही थी। अब दोबारा ये शरारत किसी भी जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो बीएनपी बनाती है, ये दोबारा से इस तरह इंटरवीन करने की कोशिश ना करें। आपको क्या लग रहा है, इंडिया को अभी तक कोई जो लेसन मिलना चाहिए वो मिल चुका है, या वो दोबारा, अभी खबरें ये भी सामने आ रही कि राब्ते दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो भी गवर्नमेंट बनाए साथ लेकर वो चल सके? जी हाँ, देखें, इंडिया उनका एक बड़ा नेबर है तो वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो जनरल इथोस है ना बीएनपी का और जमात इस्लामी का, और जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो इंडिया की जो इंटरफेरेंस है ना उसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त सेंटिमेंट है। बांग्लादेश के अंदर इस बात पे एक तो पूरा 2008 के बाद का सारा कुछ, फिर शेख हसीना जो कन्विक्ट हो गई हैं वो इंडिया में हैं, वो इंडिया से बयान भी दे रही हैं, तो सेंटिमेंट तो एंटी इंडिया है। लेकिन जब मुमालिक के ताल्लुकात होते हैं तो फिर नेशनल इंटरेस्ट पे और बाकी चीज़ों में आते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि पाकिस्तान के साथ पिछले वाले बुरे ताल्लुकात शेख हसीना वाले नहीं होंगे, इनफैक्ट बेहतर और अच्छे ताल्लुकात हों। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली, अब चूंकि देख रहे हैं हम डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं, हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और अभी पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा स्टांस लिया है क्रिकेट के हवाले से, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, उसके बाद आपको कहाँ पर जाते हुए ये ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं? वो एक है ना जुमला कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। ये वो हमारा साथी है जो हमसे बिछड़ गया था लेकिन बेवफा नहीं था। हाँ जी, बहुत मेरा ख्याल है क्रिकेट में भी हमने बड़ा अच्छा स्टांस लिया है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो बांग्लादेश का तो उसके अंदर बहुत बहुत सेंटिमेंट है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारी खातिर खड़ा हुआ। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, हमें इस पर बिल्ड ऑन भी करना चाहिए आगे जाके। बिल्कुल इमोशंस पे नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें बिल्ड ऑन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छे ताल्लुकात ज़रूर होंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो राइट डायरेक्शन में ऑलरेडी निकल पड़े हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक शामिल करें, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पैनल हमारे साथ हमारा मौजूद है और हम बात करें बांग्लादेश इलेक्शन के हवाले से। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो भारतीय एंगल की मैं बात कर रही थी, मैं उसी पर आपसे सवाल करूँगी, क्योंकि अभी इंडियन ऑब्जर्वर्स भी बांग्लादेश में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जो भी गवर्नमेंट बनाए उनके साथ, बांग्लादेश के साथ रवाबित अपने बहाल रखे जाएँ। आपको ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है अब बांग्लादेश में जितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाया जाता है उसके बाद? देखिए, जो बीएनपी है उसको बहुत विक्टिमाइज किया गया, खालिदा जिया को, तारिक रहमान को हसीना वाजिद के दौर में और इंडिया के आशीर्वाद से। तारिक रहमान साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, खालिदा जिया ने जेल काटी, फिर उनकी डेथ हो गई रिहाई के बाद। लेकिन ये तारिक रहमान साहब जो हैं ये बहुत बहुत जलावतन रहे, क्योंकि इनके ऊपर भी केसेस बनाए हुए थे। तो इनके साथ एक ज्यादती तो हुई है हसीना वाजिद के दौर में, एक लंबे 15 साल को 1-2 दिन की बात नहीं है। लिहाजा वो एक फीलिंग तो उनके दिल में मौजूद होगी कि इंडिया के ने हमारे ख़िलाफ़ या हमारे ख़ानदान के साथ काफ़ी ज़्यादती की है। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि बहुत ही को ब्रदरली और फ्रेंडली ताल्लुकात होंगे, लेकिन भारत के साथ एक मुनासिब ताल्लुकात रखना बांग्लादेश की मजबूरी है।
बहुत सा बॉर्डर इकट्ठा है, जैसे बहुत उनकी ट्रेड इकट्ठी है, बहुत सारी चीज़ें इतने सालों में ओवरलैप हो चुकी हैं कि उन्हें रातों रात ख़त्म नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक फ्रेंडशिप ट्रीटी 25 साल रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं, जिनको अब एकदम आप उन सबको ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा एक वर्किंग रिलेशनशिप तो हमें बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट और इंडिया के दरमियान भी नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा गर्मजोशी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नज़र आएगी, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि इस वक्त जो दोनों जमातें हैं, जमात इस्लामी और BNP, दोनों प्रो पाकिस्तान हैं, प्रो इंडिया होने की बजाय। और जो खालदा ज़िया साहबा का यानी कि तारिक रहमान साहब के वालदा का टेन्योर था जब वो वज़ीर आज़म थी, तब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात थे, तब भी वो प्रो पाकिस्तान थी, और उनको शायद सज़ा भी इसी बात की मिली, और हसीना वाजिद वगैरह के ज़रिए इंडिया ने उनको जो इतना विक्टिमाइज़ किया वो उनकी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी होने की वजह से किया। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों प्रो पाकिस्तान होंगे, और बांग्लादेश की पार्लियामेंट में एक मुझे प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट नज़र आता है, लेकिन इंडिया के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना बांग्लादेश की मजबूरी है। आपने कहा कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान और इंडिया की भी एक तारीख रही है, बॉर्डर तो हम भी इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे मामलात उस तरह से नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता बांग्लादेश इस नहज पे जा सकता है जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं प्रो पाकिस्तानी होने के नाते? नहीं, बांग्लादेश की फौज कमज़ोर है, एयरफोर्स कमज़ोर है, उनके पास न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं है, वो मिलिटरी अभी वो पाकिस्तान से असला लेना चाहते हैं। आप देखें उनके पास जदीद जहाज़ नहीं है, उनके पास कोई वाइब्रेंट मिसाइल सिस्टम नहीं है, ड्रोन सिस्टम नहीं है। पिछले 15-20 साल में हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश का दिफाई जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर रखा गया है ताकि वो भारत के सामने खड़ा ना हो सके। उसको रिपेयर करने में 5-10 साल लग जाएंगे, कि ओवरनाइट बात नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं भारत की हेजमनी या भारत का हमें वो रोब जो है वो बांग्लादेश पे नज़र आता है, और भारत ने भी बांग्लादेश को हमेशा अपनी एक जो है प्रॉक्सी के तौर पर ट्रीट किया है, जिसमें अब उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी हसीना वाजिद को उन्होंने दिल्ली में पनाह दी हुई है, और जो भी एक थ्रेट है बांग्लादेश के लिए, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि तारिक रहमान साहब एक वर्किंग रिलेशनशिप इंडिया से बनाने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो उस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे, इंडिया के साथ एक वर्किंग ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखे जाएंगे। इमरान साहब, यही बात मैं आपसे करना चाहूँगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर खित्ते के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं? कल्चरल एक्सचेंज ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है और बहुत सारे मामलात पर बात हो रही है। जिस तरह मुजम्मिल साहब भी अभी बात कर रहे थे कि जो बांग्लादेश की फ़ौज है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर या उनके साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है, और उन शोबों में जहाँ पर एक मुल्क कमज़ोर है एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की अब कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, स्ट्रेंथन तो करेंगे, कुछ टॉक्स भी चल रही हैं, क्रिकेट में भी आपने जिस तरह फरमाया हुआ, लेकिन पता नहीं बांग्लादेश इनमिकल रिलेशनशिप या इरिटेंट रिलेशनशिप इंडिया के साथ रखना चाहेगा। शायद रखनी भी नहीं चाहिए, शायद उनको स्टेबल रिलेशनशिप रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ब्रदरली कंट्री वाला रिलेशनशिप है, वो ज़रूर आगे जाना चाहिए। और जिस तरह मुजम्मिल साहब कह रहे हैं जमात इस्लामी भी प्रो पाकिस्तान है, शायद जो स्टूडेंट्स हों उनमें भी प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है, क्योंकि एंटी इंडिया एलिमेंट बहुत है। तो आई थिंक कि ये कॉन्फ्लिक्चुअल होना ज़रूरी नहीं है। हमें भी चाहिए कि बहुत सामने आने की बजाय इदारा जाती बुनियादों पर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इस्तवार आप कह रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर हम उनको बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें। उसका क्या नुकसान है? उसका वही हुआ जो अफ़गानिस्तान में हुआ, कि हम बजाय के इंस्टीट्यूशनल रवाबित रखते, उनको लगा तालिबान को कि जी हमें पाकिस्तान की प्रॉक्सी कहा जाता है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स जो उनमें था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये यहाँ। अच्छा, ये आपने जो बात की है मुजम्मिल साहब से मैं चाहूंगी थोड़ा सा कमेंट ले लूं। मुजम्मिल साहब, इस पे जरा, हमारे पास वक्त कम है। जिस तरह अभी इमरान साहब कह रहे थे फ्रंट फुट पर पाकिस्तान को आकर बांग्लादेश से उतनी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए, इसका कोई नुकसान हो सकता है, आप अग्री करते हैं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह, मेरे ख्याल में कि इट इज़ द मोमेंट जब हम बांग्लादेश में अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम बांग्लादेश के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को अपने साथ इतना एंगेज कर सकते हैं कि दोबारा वो हमसे दूर ना जा सके। तो मेरे ख्याल में अगर हमने ये मोमेंट लूज़ किया बांग्लादेश को अपने बहुत करीब करने में, तो शायद हमें दोबारा ऐसा मौका ना मिले। वो एक कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और पाकिस्तान इस पर कोशिश भी कर रहा है। मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान इस पर बारहा कोशिश भी कर रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हमारा हो रहा है, फिर क्रिकेट के जो मामलात हैं उनको भी साथ लेकर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप, एयरफोर्स लीडरशिप पाकिस्तान एक उम्मीद से बहुत आई है और उन्होंने हमसे ताउन मांगा है। अगर हम इस वक्त उनसे ताउन नहीं करते, उनकी नीड्स पूरी नहीं करते, तो फिर वो कहीं और जाएंगे और फिर उन्हें गिला रह जाएगा पाकिस्तान से कि हम इनके पास गए थे तो इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। बिल्कुल सही है, गिले तो पहले भी बहुत थे दोनों तरफ, लेकिन अब वो जो है गिले खत्म होते हुए, शिकायतें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, और दो ब्रदर, वो भाई थे, वो इकट्ठे होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बांग्लादेश के इंतखाबात का रिजल्ट हो, वो ना सिर्फ बांग्लादेश के अवाम के मुताबिक हो, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, बल्कि खित्ते के लिए भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, जो भी वहाँ पर पार्टी रूल करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने पैनल के हमरा इंशाल्लाह आपसे किसी और ट्रांसमिशन में कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।